नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स क्या है, लोग इसमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं और इसके बारे में और बहुत सी जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर क्या है। शेयर किसी भी कंपनी के स्वामित्व का एक डॉक्यूमेंट है, यानी कंपनी में स्वामित्व की इकाइयां हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी में आप उसको अपना एक हिस्सा मान सकते हैं। शेयर और स्टॉक अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वे कंपनी को अलग अलग प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि यह भ्रमित करने वाला लग सकता है, पर हम शेयर और स्टॉक को एक ही तरह से देखें तो हमें ज़्यादा सुविधा होगी। उदाहरण के लिए मान लें कि XYZ कंपनी में उन्होंने स्टॉक जारी किया है और आपके पास उनके 10 शेयर हैं, यानी आपने 10 शेयर खरीदे हैं। यदि प्रत्येक शेयर 1% स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप कंपनी के 10% हिस्से के मालिक हैं। यानी कंपनी ने स्टॉक जारी किया और आपने उसके शेयर खरीदे। इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह भी है कि आप किसी स्टॉक के शेयर खरीदते हैं, आप स्टॉक नहीं खरीदते हैं। अब आप इसे जैसे भी समझना चाहें, स्टॉक और शेयर्स को एक ही जैसा माना जाता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं, भाई हमने स्टॉक खरीदा, हमने शेयर खरीदा, तो वो उसका मतलब यही होता है कि हमने कंपनी के जो है शेयर्स खरीदे हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे स्टॉक बोलें या शेयर बोलें। तो यानी शेयर किसी निगम में स्वामित्व की दशा को दर्शाता है। यानी आप उस निगम में अगर आपने शेयर खरीदे हैं, तो यानी आप उस के हिस्सेदार बन गए हैं। अब सामान्य स्टॉक क्या है। सामान्य स्टॉक में आपको लाभांश के माध्यम से मतदान का अधिकार, यानी लाभांश भी मिल सकता है, मतदान का भी अधिकार होता है। तो ऐसे शेयर को बोलते हैं कॉमन शेयर्स या सामान्य स्टॉक। और भी कई तरह के शेयर जारी किए जाते हैं, पर हम अभी कॉमन स्टॉक के बारे में ही बात करेंगे, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। और जब हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कॉमन शेयर्स ही जो है ज़्यादा मायने रखते हैं। अब कंपनियां शेयर जारी करती हैं, लेकिन केवल जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है, वही जो है स्टॉक एक्सचेंज पर दिखाई देते हैं। अब शेयर को समझिए हम कि क्या है। निगम की स्थापना करते समय मालिक पूंजी जुटाने के लिए स्टॉक जारी करना चुन सकते हैं। यानी कोई कंपनी अगर चाहेगी कि उसे कुछ पूंजी जुटानी है, फंड रेजिंग करना है, तो उसे शेयर इशू करना पड़ेगा और उस शेयर के बदले में उसे फंड मिलेंगे। कंपनी अपने स्टॉक के शेयरों में जो है विभाजित करती है, जिन्हें निवेशकों को बेचा जाता है। यानी इतने सारे शेयर जो हैं वो निवेशकों को बेचा जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है। ये निवेशक आमतौर पर
सबसे पहले कंपनी निवेश बैंक को देता है या किसी दलाल को देते हैं या अन्य कोई निवेशक हो सकता है जो ज़्यादा शेयर खरीदने वाले हाई वैल्यू शेयर इन्वेस्टर जो हैं वो हो सकते हैं, या म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और कुछ शेयर पब्लिक को भी दिए जा सकते हैं। इस तरह से कंपनी जब शेयर जारी करती है और उसके बदले फंड जुटाती है तो इस तरह से वो शेयर जुटा दे सकती है। शेयर एक निगम में स्वामित्व के बराबर होता है, यानी अगर आप किसी कंपनी के शेयर आपके पास हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं उस शेयर का मालिक हूँ, इतने परसेंट का मालिक हूँ, इतना परसेंट हिस्सेदारी मेरी है। क्योंकि वे स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस ऋण का नहीं। यदि व्यवसाय को कुछ हो जाता है तो कंपनी के लिए शेयरधारकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई कानूनी दायित्व तो नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर कंपनी जो है में कोई दिक्कत आ जाती है तो शेयरधारक के पास जो शेयर है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, उनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा। हालांकि कुछ कंपनी लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को लाभ वितरित कर सकती है। अन्य लोग अपने भविष्य को संचालित करने के लिए, विकसित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सभी मुनाफे का उपयोग करने का निर्णय नहीं ले सकते। तो कंपनी चाहे, इसका मतलब ये हो कि कंपनी चाहे तो अपने जो उन्होंने प्रॉफिट जो बनाया है उसको वो चाहें तो डिविडेंड के तौर पे लोगों को दे सकते हैं, नहीं तो उस प्रॉफिट को वो अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, जो कि उनके आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए या प्रोजेक्ट के काम आए। शेयर कैसे जारी और विनियमित होते हैं? आमतौर पर किसी कंपनी के निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयरों की एक विशेष संख्या दी जाती है जिन्हें जारी किया जा सकता है। इन्हें अधिकृत शेयर कहा जाता है, यानी ऑथराइज शेयर कहा जाता है। जारी किए गए शेयरधारकों को बेचे गए शेयरों की संख्या है, यानी ऑथराइज शेयर जो है पहले डिसाइड किया जाएगा कि इतने ऑथराइज शेयर में रख सकते हैं, फिर उसमें से कुछ शेयर जो है शेयरधारकों को बेचे जा सकते हैं, स्वामित्व के उद्देश्यों के लिए गिने जा सकते हैं। तो एक निगम के पास 10 मिलियन अधिकृत शेयर हो सकते हैं, पर केवल 8 मिलियन वो जारी कर सकते हैं, और अधिकृत शेयर जो है उससे ज़्यादा जारी नहीं कर सकते। यानी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम जो शेयर जो नंबर है वो कंपनी जारी कर सकती है। तो कंपनी एक समय में चाहे तो उससे कम शेयरधारकों को दे सकती है। क्योंकि शेयरधारकों का स्वामित्व अधिकृत शेयरों की संख्या से प्रभावित होता है, इसलिए शेयरधारकों को उस संख्या को सीमित करने के लिए मतदान कर सकते हैं जैसे उन्हें उचित लगे। जब शेयरधारक अधिकृत शेयरों को संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो वो इस मुद्दे पर चर्चा करने और एक समझौता स्थापित करने के लिए मिलते हैं। जब वे अधिकृत शेयर की संख्या बढ़ाने या घटाने में सहमत होते हैं तो संशोधन के लेख दाखिल करने पर राज्य एक औपचारिक अनुरोध किया जाता है। यानी ऑथराइज कैपिटल अगर है उसको कंपनी बढ़ाना चाहती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल के उसको डिसाइड कर सकते हैं। कंपनी डिसीजन ले सकती है कि हम अपने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, तो उस तरह से वो ऑथराइज कैपिटल बढ़ा सकते हैं और उसमें जो है सरकार की परमिशन भी चाहिए होगी। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के शेयर में आमतौर पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश नामक प्रक्रिया से माध्यम से सार्वजनिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाता है। यानी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको वो जब शेयर इशू करते हैं तो आईपीओ के नाम से शेयर वो पब्लिक में इशू करते हैं। यह एक महंगी, अत्यधिक विनियमित और लंबी प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी फंड जुटाने के लिए चरणों और नियमों द्वारा जांच से गुजरती है। निजी कंपनी के शेयर आमतौर पर कंपनी स्टॉक बोर्ड के माध्यम से कुछ कर्मचारियों को अन्य प्रोत्साहन रूप में जारी किए जाते हैं।
ये शेयर अभी भी विनियमित हैं, लेकिन आमतौर पर एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के लिए सुरक्षा और विनिमय आयोग के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। तो निजी कंपनी के शेयर इस तरह से हैं। सार्वजनिक और निजी बाजारों में शेयरों का मुद्दा और वितरण प्रतिभूति और विनिमय आयोग भारत में जैसे सेबी है द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रेडिंग की देखरेख सेबी ही करती है। शेयरों के प्रकार, जैसे कि उल्लेख किया जाता है कि कोई कंपनी शेयर जारी कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कारोबार करने के लिए वाली कंपनी अपने स्टॉक को विभाजित करने के लिए अधिक संभावना होती है। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? मोटे तौर पर 2 प्रकार के, इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर। इक्विटी शेयर को साधारण शेयर भी कहा जाता है। वे सबसे आम प्रकार के शेयर में से एक हैं। ये स्टॉक ऐसे दस्तावेज हैं जो निवेशकों को कंपनी का मालिकाना हक देते हैं। इक्विटी शेयरधारक सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं। इन शेयरों के मालिक को कंपनी के विभिन्न मामलों पर वोट देने का अधिकार है। इक्विटी शेयर भी हस्तांतरण होते हैं और भुगतान किया गया लाभांश लाभ का एक अनुपात होता है। ध्यान देने की बात यह है कि इक्विटी शेयरधारक निश्चित लाभांश के हकदार नहीं है। यानी इक्विटी शेयर ये ना सोचें कि हमेशा हमें एक ही तरह का डिविडेंड मिलेगा। ये डिविडेंड जो डिसाइड करता है बोर्ड कि इक्विटी शेयरधारकों को इस साल कितना डिविडेंड, या इस साल 2 बार 3 बार जब देते हैं कितना डिविडेंड दिया जाता है, उनके ऊपर है। एक इक्विटी शेयरधारक की देनदारी उनकी निवेश की राशि तक सीमित है। यानी इक्विटी शेयर ने जितना पैसा अपने शेयर में लगाया उनकी देनदारी सीमित नहीं है। अगर कंपनी डूब जाती है तो जितना उन्होंने शेयर में पैसे लगाए सिर्फ वही डूबते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं देना पड़ता। तो ये इक्विटी जो सामान्य इक्विटी शेयरधारक हैं उनके जो थे अधिकार थे। इक्विटी शेयर को शेयर पूंजी के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। अधिकृत शेयर पूंजी यह एक कंपनी द्वारा जारी की जा सकती है वाली पूंजी की अधिकतम राशि है। यानी फिर वही आ गया ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल जो है मैक्सिमम शेयर होता है जो कंपनी इशू कर सकती है, और जो कंपनी शेयर में असल में इशू करती है उसको कहने वो जो है इशूड कैपिटल होता है। तो कुछ अन्य प्रकार के शेयर हो सकते हैं, जैसे राइट शेयर। ये ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी अपने मौजूदा निवेशकों को जारी करती है। ऐसे स्टॉक मौजूद शेयर धारकों के स्वामित्व अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए जाते हैं। बोनस शेयर, कभी कभी कंपनी अपने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में शेयर जारी कर सकता है। ऐसे शेयरों को बोनस शेयर कहा जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर, जब कर्मचारी या निदेशक अपनी भूमिका असाधारण रूप से अच्छी तरह से निभाते हैं तो उन्हें पुरस्कृत करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर इनाम के तौर पर जारी किए जाते हैं। और भी कई तरह के शेयर हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे अभी। ये जो मुख्यतः शेयर थे यही प्रकार के शेयर जो हैं ज़्यादातर फोकस में रहते हैं। तो परिवर्तनीय और गैर परिवर्तनीय वरीयता शेयर, यहाँ शेयरधारकों के पास इन शेयरों के साधारण इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प या अधिकार होता है। इसके लिए विशिष्ट नियम और शर्त को पूरा करना होता है। गैर परिवर्तनीय शेयर जो है इक्विटी शेयर में परिवर्तित होने का अधिकार नहीं होता है। तो ये थे कुछ शेयर के प्रकार। शेयर के अर्थ और प्रकारों को समझने से निवेशक को यह समझने में मदद मिलेगी कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। सामान्य स्टॉक शेयर, कई कंपनियां सामान्य स्टॉक जारी करते हैं जो शेयर स्टॉक में विभाजित होती है। इसे आमतौर पर सामान्य शेयर कहा जाता है। ये खरीदारों को, जिन्हें शेयरधारक कहा जाता है, कंपनी और उनके मुनाफे पर एक अविष्ट दावा प्रदान करती है। पूंजीगत लाभ और लाभांश दोनों के माध्यम से संभावित निवेश विधि प्रदान करते हैं। आम शेयर भी वोटिंग अधिकारों के साथ आते हैं, जिससे शेयरधारकों को व्यवसाय पर अधिक नियंत्रण मिलता है। यह अधिकार किसी कंपनी के शेयरधारकों को विशिष्ट कॉर्पोरेट कार्यों में मदद करने, निदेशक मंडल के लिए सदस्य का चुनाव करने, नई प्रतिभूतियाँ जारी करने या लाभांश के
भुगतान को मंजूरी देने की अनुमति देने। इसके अलावा सामान्य स्टॉक में प्रीमिटिव अधिकार शामिल होते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित होता है जब नियम नया स्टॉक जारी करता है तो शेयरधारक नए शेयर खरीद सकते हैं और स्वामित्व का प्रदान प्रतिशत बरकरार रख सकते हैं। पसंदीदा स्टॉक शेयर। पसंदीदा शेयरों को शेयर में से विभाजित किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर पसंदीदा शेयर कहा जाता है। आमतौर पर शेयर की तुलना पसंदीदा शेयर आमतौर पर निगम में मूल्य या वोटिंग अधिकार में अधिक बाजार प्रशंसा पेशकश नहीं करते हैं। हालांकि इस प्रकार के स्टॉक आमतौर पर भुगतान मानदंड निर्धारित होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो शेयर क्या है? शेयर उस व्यवसाय में स्वामित्व की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जिसने उसे जारी किया है। शेयर और स्टॉक के बीच कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हम आम बोलचाल की भाषा में शेयर और स्टॉक ही बोलते हैं। क्या शेयर आपको पैसे कमा के दे सकते हैं? हाँ, आम शेयर पूंजीगत लाभ या बायबैक के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। पसंदीदा शेयर लाभांश या उच्च बायबैक कीमतों के आधार पर आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। यानी प्रेफरेंस शेयर जो है आपको लाभांश और उच्च बायबैक कीमतों के प्रदान माध्यम से आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। शेयर एक निगम द्वारा जारी के स्टॉक की इकाई है जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हमने आपको शेयर के बारे में बताया। अब शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से एक बैंक और खाता और डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। बैंक खाते से अपने ट्रेडिंग खाते में पर्याप्त धनराशि स्थानांतरित करना होगा। अंत में वह स्टॉक चुनें जिसे आप खरीदना चाहें। अक्सर सक्रिय निवेशक को व्यापार उम्मीदवार की पहचान करने में खर्च किए गए समय और ऊर्जा पर अफसोस करते हुए सुनता हूँ, लेकिन चुनने के लिए सारे स्टॉक पर अकेले जो स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर है वो बहुत सारे शेयर हैं। तो आपको क्या करना है, इसे हमने 5 चरणों में विभाजित किया है, यानी 5 स्टेप्स हैं। पहला है बाजार का आंकलन करना। स्थिति जोड़ने से पहले ध्यान दें कि व्यापक बाजार कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि शोध से पता चलता है कि लगभग 75% स्टॉक बाजार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, जिस पर एक बढ़ता हुआ ज्वार सभी नावों को उठा लेता है। उसी तरह बाजार में तेजी का रुझान हो तो स्टॉक खरीदना बढ़ सकता है। आपको सफल व्यापार की संभावना हो सकती है। यानी जिधर की तरफ बाजार चल रहा है उसी तरफ अगर आप चलें, यानी बाजार में तेजी चल रही तो आप खरीद के चलें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसके बाद बाजार की गति निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख सूचकांक की चलती औसत, जो एक निश्चित अवधि में कीमतों में सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाता है, को देखिए। उदाहरण के लिए यदि आप ट्रेडिंग की समय सीमा 2 महीने है तो आप उस अवधि में बाजार की सामान्य दिशा का आंकलन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के मूविंग एवरेज को देख सकते हैं। संभावित बाजार परिवर्तनकारी घटनाओं पर भी ध्यान दें जो आपके व्यापार को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि सरकार की नीति, सेबी के गाइडलाइंस, फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसमें कोई उथल पुथल है या कोई अन्य चीज़। एक सेक्टर की पहचान करें। एक बार आपसे के पास बाजार की सामान्य तस्वीर आ गई तो उन क्षेत्रों और उद्योगों पर ध्यान दें जो विशेष रूप से आशाजनक दिखते हैं। एक दृष्टिकोण ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, या ऐसे आपको कई ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। यह देखने के लिए कि हाल के महीनों में कितने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसके आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जहां आप पढ़ के देख सकते हैं। यदि रुझान आगे संभावित कठिन का संकेत देता है तो आप स्वास्थ्य देखभाल और उपयोगिता जैसे अधिक रक्षात्मक विशेषताओं वाले उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो स्टॉक के लिए स्क्रीन। आपको अपना पसंदीदा सेक्टर मिल जाने के बाद व्यक्तिगत स्टॉक देखने का समय आ गया है। स्क्रीनर टूल का उपयोग करें जो आपको विश्लेषक रेटिंग, मूल्य प्रदर्शन, क्षेत्र, अधिक
के आधार पर फिल्टर करने की अनुमति देता है। सूची को संकीर्ण करने के लिए विकास या मूल्य वाले उम्मीदवार पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। ग्रोथ शेयर में उच्च मूल्यांकन होता है जो कंपनी की क्षमता को दर्शाता है, जबकि मूल शेयरों में मौजूदा बुनियादी सिद्धांतों के सापेक्ष कम कीमत होती है। यदि आप विशेष विकास में रुचि रखते हैं तो आप ऐतिहासिक या अनुमानित विकास दर जैसे कार्यक्रम पर नजर रखें। यदि आप मूल्यों के बराबर अधिक परवाह करते हैं तो आप कम मूल्य से पुस्तक या मूल्य से आय अनुपात की जांच कर सकते हैं। बुनियादी बातों की समीक्षा। उम्मीदवारों को एक छोटी सूची हाथ में होने के कारण अब विवरण खंगालने का समय आ गया है। सबसे पहले प्रत्येक कंपनी के लिए उपलब्ध निवेश टिप्पणियों की जांच करें। क्या कंपनी के खिलाफ कोई उत्पाद वापस बुलाने या मुकदमेबाजी जैसे कोई लाल झंडे हैं जो कीमत पर असर डाल सकते हैं। इसके विपरीत क्या उत्पाद लॉन्च या लंबित अधिग्रहण की घोषणा जैसे कारक जो सुझाव देते हैं भविष्य में स्टॉक की कीमत बढ़ा सकते हैं। तो इस बात पर आपको गौर करना है। आप प्रत्येक कंपनी की कमाई, वित्तीय विवरण, रेटिंग जैसे व्यक्तिगत स्टॉक को सौंपी गई इक्विटी रेटिंग, ये सब पर भी गौर कर सकते हैं। हालांकि अति ना करें। लक्ष्य प्रत्येक कंपनी के बारे में सब कुछ सीखना नहीं है जो आप सीख सकते हैं, बल्कि उन विवरणों को पहचानना है जो स्टॉक एक दूसरे से अलग करते हैं। चार्ट की जांच करें। एक बार जब आप अपने सूची को सबसे अधिक आशाजनक उम्मीदवारों तक सीमित कर लें तो प्रत्येक स्टॉक की प्रवृत्ति रेखा को देखें। सामान्य तौर पर यदि आप या तो अप ट्रेंड में खरीदारी कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। यदि आपके पास यह मानने का कारण है कि गिरावट एक विसंगति है तो व्यापार में उतरने का यह अच्छा समय है। इसका मतलब यह नहीं कि आप गिरावट में खरीदारी कर लें, क्योंकि आपको याद होगा यस बैंक का शेयर 400 रुपये था, गिरावट हुआ 350 हुआ, तो आप 350 पे खरीद लें। फिर वो 300 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 20 हुआ। तो यानी अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को लें कि भाई गिरते हुए मार्केट में खरीदें तो उसमें बहुत संभल के खरीदना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप 400 में खरीदें और आपको शेयर सिर्फ 10 रुपये का रह जाए। इसीलिए बड़ा सोच समझ के खरीदना है, ये देख के पूरा कि उस कंपनी में क्या होने वाला है, क्यों ऐसा हुआ है, कोई अगर भूचाल आया है कंपनी में तो क्या आया है। ऐसे शेयर से बिल्कुल ही दूर रहना, उसकी तरफ देखना भी नहीं, ये पॉलिसी सबसे अच्छी रहेगी। जैसे आप स्टॉक चयन प्रक्रिया के साथ लय में आते हैं, ये चयन दूसरी प्रकृति बन जाते हैं। लेकिन आप जो भी पद्धति लागू करेंगे, प्रत्येक विभाग के पीछे अपनी अपेक्षाओं के कारण पर सावधानीपूर्वक नज़र रखें। अपनी विफलताओं और अपनी सफलताओं दोनों से सीखें। स्टॉक विश्लेषण क्या है? स्टॉक विश्लेषण एक विशेष ट्रेडिंग उपकरण, एक निवेश क्षेत्र और संपूर्ण बाजार का मूल्यांकन है। स्टॉक विश्लेषक किसी उपकरण, क्षेत्र या बाजार की भविष्यवाणी की गतिविधि को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक विश्लेषण निवेश निर्णय के लिए जानकारी का उपयोग करने और डाटा का विश्लेषण करने का अभ्यास करते हैं। स्टॉक विश्लेषण का एक लोकप्रिय रूप मौलिक विश्लेषण है। स्टॉक की कीमतों को पूर्वानुमान लगाने के लिए वित्तीय गतिविधियों का उपयोग करने का अभ्यास। स्टॉक विश्लेषण का एक अन्य लोकप्रिय रूप तकनीक विश्लेषण है, जो भविष्य की मूल्य गतिविधियों को भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक स्टॉक मूल्य गतिविधियों पर निर्भर है। स्टॉक विश्लेषण के अन्य समान रूप में भावना विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण शामिल है। निवेशकों के पास अप्रत्याशित या सीमित जानकारी हो सकती है जो स्टॉक विश्लेषण को कठिन बना देती है। स्टॉक विश्लेषण को समझना। स्टॉक विश्लेषण निवेशकों और व्यापारियों के लिए खरीदी और बिक्री का निर्णय लेने का एक तरीका है। अतीत और वर्तमान डाटा का अध्ययन और मूल्यांकन करके निवेशक और व्यापारी सूचित निर्णय लेकर बाजार में बढ़ती हासिल करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक विश्लेषण की धारणा इस धारणा पर निर्भर करती है कि उपलब्ध बाजार जानकारियों का उपयोग स्टॉक के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। नीचे हमने कुछ दिए हैं निवेश के निर्णय लेने के लिए जो आपको मदद करेंगे। इस रणनीति का
अधिकांश भाग ऐतिहासिक जानकारी का लाभ उठाने पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए निवेशक किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर उसके स्टॉक का विश्लेषण कर सकते हैं। एक विश्लेषक जो उस स्टॉक का उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है वो यह समझने का प्रयास कर सकता है कि सामान्य प्रदर्शन वाली सामान्य कंपनी में अतीत में कैसा प्रदर्शन किया था। स्टॉक विश्लेषण के दो बुनियादी प्रकार हैं, मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण। प्रत्येक विधि के नीचे हमने इस पे गहराई से चर्चा की है। मौलिक विश्लेषण वित्तीय रिकॉर्ड, आर्थिक रिपोर्ट, कंपनी की संपत्ति और बाजार हिस्से क्षेत्र स्रोतों में डाटा पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी सार्वजनिक कंपनी या क्षेत्र पर मौलिक विश्लेषण करने के लिए निवेशक और विश्लेषक आमतौर पर कंपनी के वित्तीय विवरणों, बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रकार और फुटनोट्स पर मैट्रिक्स का विश्लेषण करते हैं। ये कथन डेटाबेस सिस्टम और अन्य तरह के रूप से जनता के लिए जारी किए जाते हैं, जिसे अमीर सेबी जो है भारत का वो प्रशासित करता है। साथ ही किसी कंपनी द्वारा अपनी तिमाही आय प्रेस विज्ञप्ति के दौरान जारी की गई आय रिपोर्ट का निवेशकों द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जो यह पता लगाना चाहता है कि कंपनी ने किस राजस्व व्यय और मुनाफा कमाया। कंपनी अक्सर अपने वित्तीय विवरणों की जानकारी पूर्वानुमानित रिलीज अवधि के साथ निर्धारित तल पर जारी करते हैं। मौलिक विश्लेषण और अनुपात। किसी भी कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्टॉक विश्लेषण चलाते समय एक विशेष विश्लेषक आमतौर पर कंपनी को लाभप्रदता, तरलता, सॉल्वेंसी, दक्षता, विकास और कई और चीज़ों के माप की जांच करता है। कोई कंपनी कितनी स्वस्थ है या निर्धारित करने के लिए विभिन्न अनुपात का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वर्तमान अनुपात और त्वरित अनुपात का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है क्या कोई कंपनी उपलब्ध वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ अपने अल्पकालिक देनदारियों का भुगतान करने के लिए सक्षम होगी। वर्तमान अनुपात के सूत्र की गणना वर्तमान संपत्तियों को वर्तमान देनदारियों से विभाजित करने की जाती है। यह आंकड़े बैलेंस शीट से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि आदर्श वर्तमान अनुपात जैसी कोई चीज़ नहीं है। अनुपात स्टॉक विश्लेषकों को संकेत दे सकते हैं और कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब है और देय होने पर अपने ऋणदाताओं को कवर देने सक्षम हो पाती है कि नहीं। अभी भी बैलेंस शीट को देखते हुए एक स्टॉक विश्लेषण करने वाला किसी कंपनी द्वारा किए गए वर्तमान ऋण को जानना चाह सकता है। इस मामले में एक स्टॉक विश्लेषक ऋण अनुपात का उपयोग कर सकता है, जिसकी गणना कुल देनदारियों को कुल परिसंपत्तियों से विभाजित करने की जाती है। एक से ऊपर ऋण अनुपात का आमतौर पर मतलब है कि किसी कंपनी पर संपत्ति की तुलना में अधिक ऋण है। इस मामले में यदि कंपनी के पास उच्च स्तर का उत्तोलन है तो एक स्टॉक विश्लेषक एक निष्कर्ष निकाल सकता है कि बाजार में ब्याज दरों में वृद्धि से कंपनी को डिफॉल्ट में जाने की संभावना बढ़ सकती है। मौलिक विश्लेषण और तुलनात्मक जानकारी। स्टॉक विश्लेषण में किसी कंपनी के वर्तमान वित्तीय विवरणों के पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों की तुलना करना शामिल होता है, ताकि निवेशक को यह पता चल सके कि कंपनी बढ़ रही है, स्थिर है या बिगड़ रही है। किसी कंपनी के वित्तीय विवरण की तुलना उसी उद्योग या अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरण से भी की जा सकती है। यानी उसी सेक्टर में कंपनी को आपस में अगर उनके डाटा को कंपेयर करें तो बात बन सकती है। एक स्टॉक विश्लेषक दो प्रतिस्पर्धी कंपनियों के आय विवरण को देखकर उनके परिचालन लाभ मार्जिन की तुलना करना चाह रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक मीट्रिक है जो दर्शाता है कि परिचालन व्यय का भुगतान करने के बाद कितना राजस्व बचा है। गैर परिचालन लागतों को कवर करने के लिए राजस्व का कितना हिस्सा बचा है और
इसकी गणना परिचालक आय को राजस्व में विभाजित कैसे करती है। 0.3 के ऑपरेटिंग मार्जिन वाली कंपनी को 0.03 के मार्जिन वाली कंपनी की तुलना से अधिक अनुकूल दृष्टि से देखा जाएगा। 0.3 ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब है राजस्व के प्रत्येक रुपए के लिए परिचालन लागत को कवर करने के लिए कंपनी के पास 30 पैसे बचे हैं। दूसरे शब्दों में कंपनी अपने परिवर्तनीय या परिचालन लागतों को भुगतने के लिए शुद्ध बिक्री के तौर पर 1 रुपये में 70 सेंट का यानी 70 पैसे का उपयोग कर सकती है। तकनीकी विश्लेषण। स्टॉक विश्लेषण का दूसरा तरीका तकनीकी विश्लेषण है। तकनीकी विश्लेषण भविष्य के मूल्य आंदोलनों की संभावना भविष्यवाणी करने के लिए अतीत और वर्तमान मूल्य कार्रवाई के अध्ययन पर केंद्रित होती है। तकनीकी विश्लेषण समग्र रूप से वित्तीय बाजार का विश्लेषण करते हैं और मुख्य रूप से कीमत और मात्रा के साथ साथ बाजार को आगे बढ़ाने वाले मांग और आपूर्ति कारकों से चिंतित होते हैं। चार्ट तकनीकी विश्लेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि वे एक निश्चित समय अवधि से के भीतर किसी स्टॉक की प्रवृत्ति का चित्रण दिखाते हैं। उदाहरण के लिए एक चार्ट का उपयोग करके एक तकनीकी विश्लेषक कुछ क्षेत्रों को समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप से चिन्हित कर सकता है। समर्थन स्तर को वर्तमान ट्रेडिंग मूल्य के नीचे पिछले नियम द्वारा चिन्हित किया जाता है और प्रतिरोधक मार्कर को स्टॉक के मौजूद बाजार मूल्य के ऊपर पिछले उच्च स्तर पर रखा जाता है। समर्थन स्तर के नीचे का ब्रेक स्टॉक विश्लेषक के लिए एक मंदी की प्रवृत्ति होती है, जबकि प्रतिरोध स्तर के ऊपर का ब्रेक तेजी का दृष्टिकोण दर्शाता है। तकनीकी विश्लेषण और तुलनीयता। तकनीकी स्टॉक विश्लेषण तभी प्रभावी हो सकता है जब आपूर्ति और मांग बल विश्लेषण के लिए मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं। जब बाहरी कारक मूल्य परिवर्तन में शामिल है तो तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके स्टॉक का विश्लेषण सफल नहीं हो सकता। विश्लेषण के अन्य रूप की तरह तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके स्टॉक मूल्य रुझान का विश्लेषण करना अधिक जटिल है क्योंकि इससे अधिक चर पर विचार किया जाता है। आपूर्ति की मांग के अलावा ऐसे कारक के उदाहरण जो शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं उनमें स्टॉक विभाजन, विलय, लाभांश घोषणा, वर्ग कार्रवाई, मुकदमा, कंपनी में सीईओ की मृत्यु, आतंकवादी हमला, लेखांकन घोटाले, प्रबंधन में बदलाव, मौद्रिक नीति में बदलाव, ऐसे कुछ चीज़ शामिल हैं। ये अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनका पूर्वानुमान लगाना या योजना बनाना अनिवार्य रूप से संभव नहीं है। तकनीकी विश्लेषण केवल तभी संभव है जब किसी कंपनी का ऐतिहासिक स्टॉक का मूल्य भविष्य के मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य के मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। स्टॉक विश्लेषण का अन्य रूप। मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण के अलावा विश्लेषक स्टॉक की कीमत विश्लेषण के लिए अन्य हम कम औपचारिक तरीकों का लाभ उठा सकते हैं। सोशल मीडिया की इंटर कनेक्टिविटी और जटिलता के साथ विश्लेषक कंपनी के बारे में सार्वजनिक धारणा का आकलन भी सोशल मीडिया से कर सकता है। समाचारों से जुड़कर भावना विश्लेषण उसकी देख सकता है। मात्रात्मक विश्लेषण तकनीकी विश्लेषण के समान है क्योंकि यह भविष्य के मूल अनुमानों को निर्धारित करने के लिए जटिल विषय गणनों पर आधारित है। मात्रात्मक विश्लेषण डाटा की समीक्षा के लिए गणित और सांख्यिकी मॉडलिंग पर निर्भर करता है। इन मॉडलों का लक्ष्य अतीत में जो हुआ उसके आधार पर सामान्य रुझानों के लिए पहचान करता है। जरूरी नहीं कि विशेष रूप से स्टॉक मूल्य से जुड़ा हो। विश्लेषण या टॉप डाउन विश्लेषण या बॉटम अप विश्लेषण भी कर सकता है। टॉप डाउन विश्लेषण के लिए समग्र अर्थव्यवस्था के विश्लेषण की आवश्यकता होती है, फिर यह एक कंपनी के विशिष्ट प्रदर्शन तक सीमित हो जाता है। दूसरी ओर बॉटम अप के लिए व्यक्तिगत कंपनियों को विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, फिर समीक्षा की जाती है और व्यापक अर्थव्यवस्था कैसे प्रदर्शन कर रही है। दोनों प्रकारों के विश्लेषण का उपयोग आमतौर पर उन कारकों का समझने के लिए किया जाता है जो कीमत को प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यापार, बाजार स्थितियाँ। स्टॉक विश्लेषण की सीमाएं। कई निवेशक अपनी सर्वोत्तम
निवेश रणनीति को लागू करने के लिए स्टॉक विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। हालांकि स्टॉक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप गलत आत्मविश्वास या गलत रणनीतियाँ भी हो सकती है। स्टॉक विश्लेषण अक्सर सीमित जानकारी के साथ किया जाता है। ऐसा कुछ कारणों से हैं। सबसे पहले, सार्वजनिक कंपनी अपनी कंपनी की सभी स्थितियों को आम जनता के सामने पूरी तरह प्रकट नहीं करती हैं। दूसरा, स्टॉक विश्लेषण भविष्य का अनुमान लगाने का प्रयास करती हैं, जो कि बहुत अनसर्टेन है। भविष्य में होने वाली घटनाओं पर इस निर्भरता के कारण सभी स्टॉक विश्लेषण तकनीकी रूप से व्यापक अनिश्चितता है। मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर शेयर बाजार किसी भी दिशा में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता है और राजनीतिक जोखिम को भी परिभाषित करता है, तो उससे निवेश पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी पहले से कोई उम्मीद नहीं है। जैसे जैसे विश्लेषण डाटा स्टॉक की पड़ताल करता है, पूर्वाग्रह का अंतर्निहित जोखिम हमेशा बना रहता है। यदि विश्लेषण किया जा रहा है तो डेटा गुमनाम नहीं है, तो विश्लेषकों को निवेशक विकल्पों के बारे में पता है। उसके आधार पर वे कुछ परिणाम का पक्ष ले सकते हैं। इसके अलावा विश्लेषकों और निवेशकों की पुष्टिकरण पूर्वाग्रह में फंसाया जा सकता है, जो वांछित परिणाम से मेल खाने के लिए निर्णय लेता है। अंत में, स्टॉक विश्लेषण अक्सर जटिल होता है। इसे एक साथ खींचना आसान नहीं होता और इसमें काफ़ी समय लगता है। इसके लिए जैसे हर रोज़ बदलते हैं, स्टॉक विश्लेषण के लिए मॉर्फिंग स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर विचारशीलता और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कौन सी स्टॉक विश्लेषण तकनीकी सर्वोत्तम है? इसके लिए निवेशकों के लिए मौलिक तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करना सबसे उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि एक तकनीक हमेशा अन्य तरीकों की तुलना में बेहतर नहीं हो सकती। उपलब्ध जानकारी और निवेशकों के उद्देश्यों के आधार पर वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना, कंपनी के उद्योग पर शोध करना और जटिल वित्तीय मॉडल तैयार करना बेहतर हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक की कीमत बढ़ जाएगी? इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर यह है कि कोई नहीं जानता कि शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। हालांकि विश्लेषक और निवेशक स्टॉक के संबंधित जानकारी का पालन करके सबसे अच्छा और सबसे राजनीतिक निर्णय लेने वाले जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। सामान्य तौर पर यदि किसी स्टॉक की उचित मूल्य स्टॉक मौजूदा कीमत से कम है, तो कीमत कम हो जाएगी। दूसरी ओर, बाजार द्वारा निर्धारित उचित मूल्यों वाली कंपनी ऊपर जाएगी। शुरुआती लोग स्टॉक का विश्लेषण कैसे शुरू करते हैं? अपने पहले स्टॉक का विश्लेषण करना कठिन होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले कंपनी से संबंधित जितनी उपलब्धि जानकारी हो, उतनी सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करें। इसमें कंपनी से जुड़े हालिया समाचार देखें और साथ साथ वित्तीय विवरणों का नवीनतम सेट भी शामिल है। फिर इस जानकारी को अपने अधिक प्रासंगिक जानकारी तक फिल्टर करें। बेंचमार्क सेट करने के लिए उद्योग के औसत या प्रतिस्पर्धा के डाटा के लाभ उठाने पर विचार करें। फिर तय करें कि क्या कंपनी मौजूदा कीमतों और स्टॉक गतिविधियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है या कम प्रदर्शन कर रही है। स्टॉक खरीदने से पहले उन पर शोध कैसे किया जाए? शेयरों पर शोध करने वाले एक निवेशक के रूप में आपको कंपनी के विषय के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसमें हालिया सरकार फाइलिंग, समाचार लेख, प्रेस विज्ञप्ति, सोशल मीडिया या बयान पर गतिविधियां और कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं। आप अन्य विश्लेषकों की से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पेशेवर कंपनी की स्थिति के बारे में सार्वजनिक रूप से आपको राय दे सकते हैं। इस का उपयोग भविष्य के मूल आंदोलनों पर अपनी राय बनाने के लिए किया जा सकता है। मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों स्वतंत्र रूप से एक साथ किया जा सकता है। कुछ विश्लेषक विश्लेषण के दोनों तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन अन्य एक पर अड़े रहते हैं। किसी भी तरह स्टॉक विश्लेषण का उपयोग करके स्टॉक सेक्टर और बाजार का विश्लेषण करना किसी के पोर्टफोलियो के लिए सर्वोत्तम निवेश रणनीति बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यहाँ आवश्यक कदम यह है कि आपको भारतीय शेयर बाजार में किसी कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए क्या करना होगा। वे मौलिक रूप से स्वस्थ कंपनी की खोजने के लिए वास्तव में सरल हैं, फिर भी प्रभावी हैं, वो यहाँ जान रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप, प्रारंभिक श्रेणी के लिए वित्तीय अनुपात का उपयोग करें। दूसरा, कंपनी को समझें। तीसरा, कंपनी के वित्तीय परिणामों का अध्ययन करें।
चौथा, ऋण और खतरे की निशानियों का जांच करें। पांचवा, कंपनी के प्रतिस्पर्धाओं में ये कौन कौन लोग शामिल हैं इसका पता लगाएं। भविष्य की संभावनाओं के लिए विश्लेषण करें। बेहतर तरीके का यह है कि सबसे पहले मानदंडों के आधार पर कुछ अच्छी कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाए और फिर इन जांची गई कंपनी को एक एक करके अध्ययन करें और आपके लिए सबसे उपयुक्त हो उन्हें चुनें। बेहतर तरीका यह है कि सबसे पहले कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ अच्छी कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया जाए और फिर इन जांची गई कंपनी को एक एक करके अध्ययन करें और जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो उसे चुनें। एक बार जब आप कंपनी को समझ लेते हैं, उसे आकर्षक पाते हैं, तो उसके बाद आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति जैसे बैलेंस शीट, लाभ हानि विवरण और नकदी प्रभाव विवरण की जांच करनी होगी। सामान्य रूप में पिछले 5 वर्षों में राजस्व, बिक्री, शुद्ध लाभ, मार्जिन में वृद्धि को कंपनी के लिए एक स्वस्थ संकेत माना जा सकता है। उसके बाद आपको अन्य वित्तीय जैसे परिचालन लागत, व्यय, संपत्ति, देनदारी आदि की भी जानकारी करनी होगी। आप जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं उसके वित्तीय स्थिति आप कहाँ पाते हैं। किसी कंपनी के वित्तीय विवरण को जानने के लिए उसकी वेबसाइट में से एक मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि जानकारी लेके सलाह दूंगा कि वह है कई अच्छे पोर्टल। उन पोर्टल पे जाके आप कंपनियों के बारे में पूरे डिटेल जान सकते हैं। तो ऐसे किसी अच्छे पोर्टल पे जाएं, खोज बॉक्स में कंपनी का नाम दर्ज करें और कंपनी का विवरण खुलेगा, जैसे प्रमुख अनुपात, लाभ हानि विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह विवरण, त्रैमासिक विवरण, सहकारी प्रतियोगिता आदि। पिछले 5 वर्षों में कंपनी के वित्तीय परिणामों का अध्ययन करें। मैं इन सब चीज़ों के लिए rediff.com पे जाता हूँ। वहाँ पे हर एक कंपनी के बारे में बहुत अच्छी से उन्होंने सूचना दी होती है। तो आप भी चाहें तो rediff.com है, बहुत आसानी से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है और हर कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाती है। लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अच्छा स्टॉक चुनने के लिए यह आवश्यक है कि आप कंपनी की वित्तीय स्थिति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। यदि आप नहीं जानते तो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसे पढ़नी है, तो आप किसी एक्सपर्ट से जानकारी ले सकते हैं। ऋण और लाल झंडों की जानकारी। किसी स्टॉक में निवेश करने से पहले जांच लें कि कंपनी का कुल कर्ज, सबसे बड़े कर्जदार में से कौन है। यदि कंपनी पर भारी कर्ज है तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती और ना ही शेयरधारकों को पुरस्कृत कर सकती है। उन्हें किसी भी चीज़ से पहले कर्ज चुकाना होता है और उधार के लिए पैसे पर ब्याज भी चुकाना होता है। संक्षेप में, भारी कर्ज वाली कंपनियां से बचें। एक सामान्य नियम के रूप में हमेशा एक से कम ऋण इक्विटी अनुपात वाले कंपनियों में निवेश करें। आप इस अनुपात का उपयोग स्टॉक की शुरुआती स्क्रीनिंग में कर सकते हैं या फिर कंपनी को वित्तीय स्थिति पढ़ते समय इनकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी में अन्य खतरे के संकेत लगातार घटते लाभ मार्जिन, कम तरलता और शेयर के गिरवी रखने में भी हो सकते हैं। चरण 6, कंपनी के प्रतिस्पर्धाओं का पता लगाएं। निवेश करने से पहले कंपनियों के साथियों का अध्ययन करना हमेशा अच्छा होता है। निर्धारित करें कि यह कंपनी क्या कर रही है और इसकी प्रतिस्पर्धा में कौन कौन सी कंपनियां हैं। इसके अलावा आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए कि इस कंपनी में निवेश क्यों करें और ना कि किसी प्रतिस्पर्धा में क्यों ना करें, यानी इसके जो प्रतिस्पर्धा में दूसरी कंपनी उसमें क्यों ना करें। उत्तर होना चाहिए अद्वितीय विक्रय बिंदु, यूएसपी, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, कम लागत वाले उत्पाद, ब्रांड मूल्य, भविष्य की संभावनाएं, आगामी परियोजनाएं, नया संदर्भ आदि जैसे कुछ जो मापदंड हैं उसको तोलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के प्रतिस्पर्धा की सूची आप अच्छे पोर्टल पर पा सकते हैं। बस खोज बॉक्स में स्टॉक का नाम दर्ज करें और आपको डिटेल मिल जाएगा। अन्यथा आप कंपनी के प्रतिस्पर्धा को खोज करने के लिए गूगल पर भी खोज सकते हैं। अधिकांश निवेशक कंपनी के भविष्य के पहलुओं, क्षमताओं के पर आधारित होते हैं, न कि उनके वर्तमान स्थिति पे। निवेशकों को दिलचस्पी इस बात पे होनी चाहिए कि भविष्य में उन्हें निवेश के से कितना रिटर्न मिल सकता है। इसलिए हमेशा मजबूत दीर्घकालीन भविष्य की संभावना वाले कंपनी में निवेश करें। निवेश के लिए केवल उन्हीं कंपनियों का चयन करें जिनका उत्पाद या सेवाएं आज से 20 साल बाद भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे एसी, सीडी या पेन ड्राइव वाले बनाने वाले कंपनी
में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है जिसमें कोई दीर्घकालीन संभावना नहीं है। क्लाउड ड्राइव इतनी तेज़ी से विकसित होने रहे हैं कि ये उत्पाद सब बेकार हो जाएंगे। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो कंपनी के उत्पाद की लंबी उम्र की जांच करना जरूरी है। इसके अलावा भविष्य की संभावनाओं, विस्तार की संभावनाओं, भविष्य में राजस्व के संभावित स्रोत आदि की जांच भी करें। तो ये तो था पूरा शेयर्स के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन, आज जो है 14 सितंबर 2023 के दिन सबसे उपयुक्त शेयर कौन सा रहेगा। तो आप जैसा जानते हैं कि आजकल सबसे जो हॉट टॉपिक है दुनिया में वो है एनर्जी। एनर्जी जो है उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो गाड़ी चले, चाहे आपके घर की बिजली हो, चाहे कोई और भी काम करें आप, सबसे ज़रूरी है एनर्जी। तो एनर्जी बनाने वाली कंपनियों का बहुत ज़्यादा वो फोकस में रहने वाली हैं। और साथ में एनर्जी के साथ अब ये भी जुड़ गया कि रिन्यूएबल एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो कि दोबारा हम उसको बना सकते हैं और जिसकी कमी नहीं होगी। यानी उसका जैसे हम पानी से कोई चीज़ बना रहे हैं तो पानी हमेशा रहेगा, और हवा से जैसे हम बिजली बना रहे हैं तो हवा हमेशा चलती रहेगी। तो ये हमें फोकस करके रखना है कि एनर्जी के लिए कौन सी कंपनी उपयुक्त है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर आजकल फोकस है, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस या अन्य स्रोतों से भी कई अन्य स्रोत हैं, उससे बिजली बनाने से पोल्यूशन बढ़ता है, तरह तरह की जो हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज़ होती हैं, जिससे कि पब्लिक को नुकसान होता है। तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी बड़े फोकस में है कि जिससे कि पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम से कम बनता है। तो ऐसे कंपनी में अभी जो है सबसे अच्छा आगे स्कोप है। हमने अभी देखा भी था, G20 का समिट हुआ था, उसमें भी ये फैसला लिया गया कि जो पोल्यूशन है उसको लेवल को बहुत कम किया जाएगा, इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस रहेगा। तो ऐसी कंपनियां हैं जो कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल इस्तेमाल करके जो एनर्जी बनाएंगी, तो उसमें हमेशा आगे अगले 20 साल 30 साल तक बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। तो ऐसी कंपनी पे फोकस करें जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही हैं। साथ ही जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उस पर भी फोकस रहेगा। जो उपभोक्ता वाली कंपनी हैं जिसमें आपको सामान मिलेगा तरह तरह का खाने का, तरह तरह की चीज़ों का, ऐसी कंपनी में फोकस है, क्योंकि आबादी बढ़ती रहेगी, लोगों की डिमांड बढ़ती रहेगी और लोग को नई नई चीज़ें चाहिए होंगी। तो ऐसे कंपनियां जो कंज्यूमर गुड्स से डील करती हैं उस कंपनी का भी अच्छा स्कोप रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अब दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, उससे जुड़ी हुई कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अभी कुल मिला के यही कहना होगा कि इन कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे। आज के दिन सबसे ज़्यादा जो है स्कोप है वो रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, और मेरे हिसाब से विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की कंपनियों पे बहुत अच्छा फोकस रहेगा और ये आगे बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने वाली है। अब एग्जांपल लें कि सोलर एनर्जी जो कि इसका भाव करीब 5 रुपये था, आज से कुछ समय पहले तक वो अभी 25 रुपये हो गया है, और अभी जो है अगले 2-3 साल में ये आपको 10 से 20 गुना तक प्रॉफिट दे सकती हैं, ऐसी उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। और भी इस सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत ही अच्छा आपको कमा के दे सकती है। इसी के साथ हम अब आपको बताना चाहेंगे कि सबको अगर आप ठीक से समझ पाएँ तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। धन्यवाद।